आज हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक है क्या, वेक्टर। ठीक है। देखो, 9th क्लास में हम लोग पढ़ाई किए थे वेक्टर के बारे में पहली बार, और वहां पर सीखे थे कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर स्पष्ट करना था, अगर अंतर बताना था, तो कहते थे ना कि एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस क्या स्केलर है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर, तो एक स्केलर दूसरा वेक्टर है। ठीक है। तो पहली बार हम लोग वहां पे पढ़े थे वेक्टर के बारे में, ठीक ना। तो अब क्या है कि यहाँ पर हम उन चीजों के बारे में कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन करके सब कुछ को समझेंगे। ठीक है। देखो, वहां पर हम लोग इतना चीज सीखे थे कि वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और प्लस डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो चलो ठीक है, ये तो बात सही है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एकदम बेसिक से चलते हैं चीजों के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो देखो, हर वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है। सबसे पहला चीज ये है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में भी कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको मेजर करने के लिए आप लोग को मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, और कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी कौन होता है, ठीक है ना। एनी एनी क्वांटिटी एनी क्वांटिटी which can be measured is physical quantity। वो क्या हो जाता है, तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है ना। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। एक हो जाता है तुम्हारा, इसी का दो पार्ट होता है ना। एक क्या हो गया तुम्हारा, स्केलर। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, वेक्टर। ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में समझने के लिए हम लोग एक वर्ड और है जिसके बारे में हम लोग को समझना जरूरी है, और वो होगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड। ये वर्ड मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में अभी हम लोग सबसे पहले समझें कि मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है ना। तो देखो, मैग्नीट्यूड होता है कि मतलब कंसिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है। एंड यूनिट अटैच्ड विद दैट नंबर। समझ गए। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि अमाउंट ऑफ कंटेंट, कितना अमाउंट ऑफ कंटेंट है, कोई भी चीज है तो कितने अमाउंट में है। ठीक है ना, वो बताता है। ठीक है। तो ये बताता है, एक्सप्रेसेस टेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर 5 kg बोलोगे तो ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, तो मास का मैग्नीट्यूड है। अब इसमें तुम देखोगे कि ये जो 5 है क्या, एक यूनिट है, एक नंबर है ना। सॉरी, ये एक 5 जो है वो क्या है, हमारा नंबर है। ठीक है। 5 जो है क्या है, एक नंबर है। ठीक है। और नंबर के बगल में ना एक केजी लिखा हुआ था। केजी क्या है, यूनिट है। अब ये यूनिट जो है वो किसका है, मास का यूनिट है। समझ गए ना। और दोनों मिलकर के जो 5 kg इंफॉर्मेशन है, तो दोनों मिलकर के ये बताना चाह रहा है कि जो मास का वैल्यू है टोटल कितना है, 5 kg। तो कितने अमाउंट में मास है, तो 5 kg। तो ये इंफॉर्मेशन होता है। ये चीज बेसिक है, सब लोग को पता होगा इतना, है ना। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, और वो होगा तुम्हारा स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस और उनके बीच उनका डेफिनेशन। ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो क्या है, एक तरफ आप लोग लिख लो स्केलर और दूसरी तरफ लिख लो क्या, वेक्टर। ठीक है ना। तो स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या फर्क होता है वो अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है। देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है। ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, स्केलर। ठीक है। तो इसको हम लोग द फिजिकल क्वांटिटी which requires only magnitude। ठीक है। फॉर its complete explanation उसको क्या कहते हैं, is known as scalar। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो मतलब मान के चलो, जैसे मान के चलो स्पीड हो गया आपका, लेंथ हो गया,
टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें क्या हो गया, स्पीड का अगर एग्जांपल देखोगे तो स्पीड में मान के चलो 5 मीटर पर सेकेंड, तो काफी है। लेंथ हो गया 5 मीटर हो गया, टाइम 5 सेकेंड हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसमें अब किसी चीज का लेंथ कितना, तो 5 मीटर, बस काफी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना। तो स्केलर क्वांटिटी इसको कहते हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे वेक्टर के बारे में, द फिजिकल क्वांटिटी which requires magnitude as well as specific direction for complete explanation। उसको completely explain करने के लिए क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े तो उसको क्या कहते हैं, is known as वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कौन कौन सा होगा, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये सब चीज क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब इसके पास क्या होगा, फोर्स, देखो फोर्स है ना, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 न्यूटन अलोंग नॉर्थ। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया, इस तरीके से वेक्टर को बताते हैं। ये तुम्हारा कहीं ना कहीं क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन। करेक्ट, तो ये चीजें हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल सब लोग देख लिए। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे, स्केलर में क्या होता है कि ऐड करते हैं हम लोग, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है एल्जेब्रिकली करते हैं। तो सिंपल एल्जेब्रा लगाते हैं, सिंपल एल्जेब्रा इज applied in कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल 2 kg प्लस 6 kg कितना होगा, तो सिंपली 8 kg होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वेक्टर को ऐड करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एक लॉ है, उसको फॉलो करके ही हम लोग एडिशन इज used to calculate vector sum। समझ गए ना। तो वेक्टर का अगर सम निकालना है तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे अगर मान लिया जब फोर्स के बारे में बात करें, जैसे अब अगर आप लोग को अगर बोला जाए कि ये अगर सरफेस से इस 5 kg ब्लॉक को अगर लिफ्ट करना है, तो मैं बोलूंगा 50 न्यूटन फोर्स तुम लगाओ। कितना लगाओ, 50 न्यूटन फोर्स लगाओ, और इसको लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक इंसान जो है F1 फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तो भी लिफ्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा इंसान जो है देखो, और यहाँ पर F2 जो है इधर की तरफ, F1 फोर्स आप लगा रहे हो इधर, और F2 जो हो गया इधर हो गया, ठीक है। तो दोनों F1 और F2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में है ना। वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, तुम्हारा F नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अगर मान लो इसको लिफ्ट करना है तो हम लोग कितना फोर्स चाहिए, 50 न्यूटन फोर्स चाहिए, ठीक है। अब इस 50 न्यूटन फोर्स लगाने के लिए पहला इंसान इस लाइन के अलोंग लगा रहा है, दूसरा इंसान जो है वो इस लाइन के अलोंग लगा रहा है, दोनों इसको लिफ्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं एक और इंफॉर्मेशन अगर इसको दे देता कि देखो तुम 50 न्यूटन लगा रहे हो ना, लेकिन तुम इस डायरेक्शन में लगाओ, तब जाकर के तुम लिफ्ट करोगे। देखो जैसे डायरेक्शन बता दिए, बॉडी लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज हो गया। अच्छा थोड़ा सा एक चीज और बता देते, देखो जैसे यहाँ पर क्या है ना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड भी हो जाता है कि इतना अमाउंट ऑफ करंट, लाइक 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसका पर्टिकुलर कुछ डायरेक्शन भी हो जाता है कि पॉजिटिव बैटरी से नेगेटिव बैटरी, बट स्टिल ये जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी तुम्हारा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहां तक जब हम लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोई भी नया चीज आता है तो उसके बारे में सबसे पहले तो उसको एक्सप्लेन करने का तरीका हम लोग को सीखना है, ठीक है। सो अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में सीखेंगे। तो दो तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है ना, दूसरा हो जाता है आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल
रिप्रेजेंटेशन। तो अब देखेंगे कि सिंबॉलिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ट्रायंगल का, तो देखो अगर हम लोग छोटे से एरिया में ऐसे सीखते हैं, ट्रायंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल एबीसी है ना, और ये हो गया तुम्हारा सिंबल। और उसी तरीके से अगर ज्योमेट्रिकली ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना होता है तो ए यहाँ लिखते हो, बी यहाँ लिखते हो और सी यहाँ लिखते हो। तो उसी तरीके से वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका होता है। तो देखो एक तरीका होता है ऐसे, वेक्टर के ऊपर में एरो डाल दो, ठीक है, या तो तुम इसको ऐसे एक बार डाल दो, या तो फिर इसको थोड़ा सा ऐसे बोल्ड कर दो, ठीक है, ये एक तरीका होता है, ये बोल्ड है, करेक्ट। तो ये तरीका होता है। और एक और तरीका होता है ऐसे एक कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, एक कैप पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इन सारे इस तरह के इतने सारे सिंबल होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा ये जो होता है कॉमनली यूज होता है, कॉमनली जो यूज होगा वो ये होगा, है ना। अब ये सब जो है कभी कभी यूज होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर, ये कैप जो है ना एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर के लिए यूज होता है, और ये यूनिट वेक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अगर यूनिट वेक्टर को आप ए कैप से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर हम किसको कहते हैं, तो वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक, लाइक 1 किलोमीटर, या फिर एक किलोमीटर हो गया, 1 न्यूटन हो गया, इस तरीके का, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर कभी कभी देखो, अगर मान लो कोई ऐसे दिखा रहा हो, या फिर कोई ऐसे दिखा रहा हो, या कोई ऐसे दिखा रहा हो, या कोई ऐसे दिखा रहा हो, सो दीज आर नॉट राइट प्रोसेस, ये सब गलत प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करना है ना। मेन जो तरीका अपनाना है आपको वो ये वाला होगा सभी वेक्टर के लिए, और ए कैप जो होगा वो स्पेशल वेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये चीज होता है ना, तो हम लोग को यहाँ तक ध्यान रखना है। नाउ अब हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकली वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, सो दैट समझ में आ गया ना, यहाँ तक आगे बढ़ा जाए ना। नाउ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो किसी वेक्टर को ना हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसमें क्या हो जाता है कि इधर वाला जो पोर्शन होता है ये तुम्हारा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और ये जो पार्ट होगा उसको क्या कहोगे आप, फाइनल पॉइंट, है ना। इसको हम लोग कहते हैं टेल, इसको क्या कहते हैं, टेल, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, हेड, है ना। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद टेल हेड तो हो गया, अब इसके बाद और क्या क्या इंफॉर्मेशन ये देता है, देखो अगर मान लो ये अगर यूनिट एक वेक्टर है, ठीक है, तो देखो ये एरो का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ एरो जो होगा, लेंथ ऑफ एरो जो होगा वो बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। कैसे दे रहा होगा अभी हम बताते हैं, ठीक है। दूसरा चीज डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो जो है वो क्या बता रहा होगा, वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, समझ गए। जैसे अब अगर हम कुछ और ऐसे सिंबल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक सेकंड रुकना, देखो अभी क्या है कि अगर मान लो एक वेक्टर तुम्हारा ऐसा है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर को हम लोग ए ले लिए, दूसरे वेक्टर को हम लोग क्या ले लिए, बी ले लिए, तो क्या ये दोनों वेक्टर सेम लेंथ का है, नहीं ना। तो मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो ज्यादा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से, है ना। तो क्यों, क्योंकि इसका लेंथ जो है वो ज्यादा हो गया, इसका लेंथ क्या है, कम है, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज, अगर एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर अगर इधर ऐसा है, तो दोनों क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये कैसे पता चला, क्योंकि हम इसका एरो का डायरेक्शन देख रहे थे, एक का एरो का डायरेक्शन आगे की तरफ था, दूसरे का एरो का डायरेक्शन पीछे की तरफ होता है। तो ये इस तरीके से एक एरो के थ्रू हम वेक्टर को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। समझ में आ गया इतना, है ना। अब यहां तक जब हम लोग समझ गए हैं तो थोड़ा सा एक टर्म और आता है, ठीक है, एक टर्म और आता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर और उसका मेन पार्ट है ना रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से सिंबल यूज करते हैं। ये आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आपको बहुत जगह पर ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। जैसे
इफ ए इज ए वेक्टर, ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, देन इट्स मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय, its magnitude is represented by ऐसे, ठीक है, और इसको क्या रीड करते हैं, रीड एज मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक वेक्टर ए है दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट, है ना, और वो नॉर्थ के अलोंग है, ठीक है। अब यहाँ पर तुमसे अगर पूछेगी मॉड ऑफ ए का वैल्यू बताओ भाई, तो क्या करोगे तुम, 10 यूनिट बोलोगे, है ना। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, तुम्हारा डायरेक्शन है, ठीक है। तो मॉड मतलब वेक्टर का केवल आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा ना हम लोग वेक्टर के टाइप्स पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में अब यहाँ पर जो हम अभी पढ़ाई करेंगे वो कुछ कंपैरिजन के बेस पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है, मतलब दो वेक्टर के बीच में कंपैरिजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, और फिर जाकर के आगे पढ़ेंगे बाकी सारी चीजों के बारे में। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होगा और दो वेक्टर एंटी पैरेलल कब होगा, ये दोनों के बीच में जो मेन फर्क जो होगा वो किस चीज का होगा उसके बारे में भी हम जानते हैं। देखो, अगर एक वेक्टर आगे की तरफ है, ठीक है, और दूसरा भी वेक्टर आगे की तरफ है, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल कहलाएगा, ठीक है ना। टू वेक्टर्स having same direction are parallel vector। समझ गए, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। तो जैसे अगर मान लो एक वेक्टर तुम्हारा इधर की तरफ हो गया, ये कितना है, 10 न्यूटन हो गया, दूसरा वेक्टर जो है वो भी आगे की तरफ ही है, ये मान लो 5 न्यूटन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तुम्हारा पैरेलल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक वेक्टर मान लो इधर हो गया और दूसरा वेक्टर इधर हो गया, दोनों लाइन तो पैरेलल है लेकिन ये पैरेलल वेक्टर नहीं कहलाएगा, सबसे पहला बात ये। दूसरा चीज ये हो गया, अगर मान लो एक वेक्टर आगे की तरफ है, दूसरा वेक्टर थोड़ा भी अगर ऐसे हो गया, मतलब थोड़ा सा भी इस तरीके का हो गया यहाँ पर, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर नहीं कहलाएगा, मतलब थोड़ा सा भी समझ रहे हो ना, ये देखो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, पैरेलल वाला लाइन होना चाहिए इस तरीके का, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर एंगल पे है, तो ये पैरेलल वेक्टर नहीं कहलाएगा। समझ गए ये चीज। अब यहाँ पर बात आती है एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में। तो एक वेक्टर अगर मान लो इधर हो जाए और दूसरा वेक्टर जो है अगर मान लो इधर की तरफ हो जाए, है ना, तो ये कहलाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। अब इसमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, ये 10 न्यूटन हो जाए, 5 न्यूटन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस केवल हम लोग को एक चीज देखना है, वो क्या है, टू वेक्टर्स विथ ऑपोजिट डायरेक्शन क्या कहलाता है, एंटी पैरेलल कहलाता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके देखते हैं। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसा है, अब दूसरा वेक्टर अगर मान लो ऐसे दे दिया, तो ये भी तुम्हारा एंटी पैरेलल वेक्टर नहीं कहलाएगा। डायरेक्शन ऑफ, तो मतलब दो चीज है, लाइन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, एंड डायरेक्शन ऑफ एरो जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तभी जाकर के वेक्टर क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल कहलाएगा। बोलो बच्चे, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है। पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर समझ गए हम लोग। नाउ अब हम लोग दो और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और ये है तुम्हारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है और दूसरा क्या होता है, ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है, ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो
एज नेम सजेस्ट्स कि यहाँ पर इक्वल वेक्टर के बारे में बात करें तो दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब वो कंप्लीटली इक्वल हो, लाइक उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर बराबर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो गया, दोनों का डायरेक्शन भी बराबर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर ए अगर इधर है, वेक्टर ए इधर है, तो वेक्टर बी इधर है, अब दोनों का यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर भी ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया तो इसको भी नॉर्थ डायरेक्शन में होना होगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा इक्वल वेक्टर कहलाएगा। लेकिन अब अगर मान लिया जाए ऐसा सिचुएशन जनरेट कर ले, ठीक है, यहाँ पर एक ये हो गया, दूसरा सिचुएशन ऐसे करो, एक वेक्टर मान लो यहाँ पर ए है और वो 5 न्यूटन है, और दूसरा वेक्टर भी है बी, वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये भी नॉर्थ में है ना, और ये भी नॉर्थ में है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पैरेलल सॉरी इक्वल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स है ना, ये जो वेक्टर है वो क्या है, फोर्स का है, और ये जो वेक्टर है वो क्या है, वेलोसिटी है। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन करोगे, टू वेक्टर्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी having equal magnitude and have have same direction is क्या, इक्वल वेक्टर। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वल वेक्टर की कहानी। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट वेक्टर क्या होता है। तो देखो दो वेक्टर, यहाँ पर क्या होगा, एक वेक्टर तुम्हारा ऐसे और दूसरा वेक्टर एकदम पीछे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये भी 5 न्यूटन होगा और ये भी 5 न्यूटन होगा, मतलब दोनों का यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डायरेक्शन भी अपोजिट, ठीक है, ये चीज है ना। टू वेक्टर्स विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड opposite direction are known as opposite vector। समझ गए ना। देखो ऑपोजिट और एंटी पैरेलल में क्या होगा कि एंटी पैरेलल में बस डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, उसको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऑपोजिट वेक्टर में क्या है कि डायरेक्शन तो ऑपोजिट होना ही चाहिए, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में है तो दूसरा क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन में हो गया। तो कह सकते हो ना तुम कि ये जो है एक स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ क्या, किसका स्पेशल केस, किसका, एंटी पैरेलल वेक्टर। यहाँ पर एंटी पैरेलल वेक्टर का वो स्पेशल, क्योंकि यहाँ पर केवल ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, है ना। मैग्नीट्यूड के बारे में तो बात नहीं कर, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा स्पेशल केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो अब यहाँ तक जब हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ और इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हम लोग को सीखना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो अगर कोई एक वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है, अब अगर ये वेक्टर को तुम अगर पैरेलली शिफ्ट करके अगर मान लिया जाए, पैरेलली शिफ्ट करके, एक सेकंड देखो, हाँ, पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पर ले आए, ठीक है, तो अब देखो इसका लेंथ भी नहीं बदला। जैसे अगर इसका लेंथ एल है तो इसका भी लेंथ एल है, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है तो ये भी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट करने की वजह से, जैसे अगर मान लो वेक्टर को तुम यहाँ पे ले आओ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से ना उसके मैग्नीट्यूड में बदलाव आता है ना डायरेक्शन में बदलाव आता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज सीखेंगे कि वेक्टर डज नॉट चेंज if it is shifted parallelly, ठीक है। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से उसको वो चेंज नहीं होता है ना।
अब लेकिन अगर देखो, अगर वेक्टर को रोटेट किया जाए तो क्या वेक्टर बदलेगा? जैसे अगर मान लो एक वेक्टर यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, अब इसको रोटेट करके हम इस डायरेक्शन में ले आए, ठीक है, तो ये नया वेक्टर मान लेते हैं बी, तो क्या नया जो वेक्टर बी है वो सेम रहेगा? इसका लेंथ शुरुआत में एल था तो बाद में भी लेंथ क्या रहेगा? एल रहेगा। लेकिन अभी तुम देखो, अगर ये शुरुआत में नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो हो सकता है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं रोटेट करने की वजह से वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो होगा वो चेंजेस, वेक्टर चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर चेंजेस बाय रोटेशन, ठीक है। सो वेक्टर does not remain same as before, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अभी का क्लास यहीं तक रखते